हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजी व्यापम हब में। आज हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ओ जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, ऑप्शन डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। अगला देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो देखिए, इसका उच्चारण तलवे से होता है। जब भी आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ तलवे पर ही चिपका रहेगा, नीचे कंठ पे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, ऑप्शन बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, ई जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए, वह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मा व्यंजन कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्मा व्यंजन है श, श, स और ह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, या रा ला व को कौन सा व्यंजन कहेंगे। तो या रा ला व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा व्यंजन है। तो देखिए, ऊष्मा व्यंजन निम्नलिखित में से ह है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि की द्वितत्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है। तो वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वर किसका कार्य करता है। अनुस्वर किसका कार्य करता है। तो अनुस्वर जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए वर्ण कंठ तल्व कहलाते हैं। ये कंठ और तलवे से बोला जाता है ए। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे वर्ण कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दंत्य कहेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आस्य किसी शब्द से है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाने का आस्य प्रयोग से है, ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। तो देखिए, ऊर्जस्वी में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो देखिए, उन प्रत्ययों को अनियय प्रत्यय कहा जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस समाज में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो देखिए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है।
तो दैवीय शब्द जो है वो संबंधवाची है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहा जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। तो परस्पर सामंजस्य को कहते हैं अन्वय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो संघोष जो है वो उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, संघोष इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? तो देखिए समुच्चय व बोधक का अवयव का भेद है समानाधिकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विदुर शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जोड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे संयुक्त वाक्य कहेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो देखिए वह बन जाता है उपभाषा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोग्यवाहक बोला जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तल्व इसका उच्चारण स्थान है। ए को हम कंठ से बोलते हैं और ए को हम तलवे से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी आधी समय लगता है, से भी अधिक समय लगता है? ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, प्लूत। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तलवा है? तो देखिए झ का उच्चारण स्थान तलवा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो देखिए सवैया जो है वो वार्णिक छंद है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति बोला जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छपया किस प्रकार का छंद है? तो देखिए ये विषम प्रकार का छंद है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेरक बोला जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 6 प्रकार के समास के नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।